ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर अवधेश कुमार और दूसरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। बहुत शुक्रिया बसंत, वापस आके अच्छा लगा हमेशा की तरह। आयुष अभी स्क्रॉल में रिपोर्टर हैं और हाल ही में अयोध्या से लौटे हैं। पिछले बार जब हम अयोध्या गए थे तो आयुष और हम दोनों साथी थे, इस बार ये अकेले गए हैं। तो अयोध्या से आयुष स्टोरी किए हैं। जो पहली स्टोरी दिख रही है, डिड राम से किक आउट द पुअर्स। तो अयोध्या में किस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है और उसका खामियाजा, सुंदरता तो दिख रही है लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, उस पर डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट है, तो हम उस पर बात करेंगे। वहीं अवधेश ने एनडीटीवी जो अडानी से पहले और अडानी के बाद उसके जो व्यूवरशिप है डिजिटली यूट्यूब पे और जो वेबसाइट की रीच है उसमें एक बड़ी गिरावट आई है, उसके पीछे की वजह क्या है, कितनी गिरावट आई है, अवधेश ने उस पर रिपोर्ट की है। ये पेबॉल स्टोरी है और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जो पेबॉल स्टोरी होती है न्यूज़ लॉन्ड्री पर, उसे वहीं लोग पढ़ सकते हैं जिसने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया है। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए ताकि ऐसी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहे। हम बातचीत की शुरुआत आयुष से करते हैं। आयुष, कितना बदल गए अयोध्या पहले और अब में? क्या क्या देखा आपने? स्टोरी पे आने से पहले थोड़ा वहाँ कुछ बदला, उस पर बात करते हैं। काफ़ी बदल गया अयोध्या। पहले आपको याद होगा जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे वहाँ पे, तो सिर्फ एक ही होटल था जिसमें रह सकते थे आप अयोध्या में, और श्री राम होटल। और छोटा सा शहर है अयोध्या, वहाँ पे और कोई होटल होता नहीं था। तो अगर आपको अच्छा होटल चाहिए तो आप फैज़ाबाद जाते थे। इस समय उसी होटल के सामने एक होटल खुला है, मेन फैज़ाबाद हाईवे पे होटल खुला है, जो मेन रोड है शहर की, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मीटर चौड़ी होती थी, वो अब 30-40 मीटर चौड़ी हो गई है। जो दुकानें तोड़ के रोडों को चौड़ा किया गया है वो वापस बन गई हैं, सब पे ऑफ वाइट कलर हुआ है। तो जो मेन रोड है अयोध्या का, वो मतलब आप पहुँचेंगे तो आपको शायद लगेगा कि कहाँ पे खड़े होके हम रेफरेंस पॉइंट ढूंढे कि यहाँ पे हम थे और ये वही जगह है, क्योंकि इतना दुकानें, घर, सब कुछ वैसा रहा नहीं। तो काफ़ी बदलाव हुआ है। अब आपकी स्टोरी पे लौटते हैं। जो हेडलाइन है, डिड राम से किक आउट द पुअर, क्या मतलब? जो आगे हम पढ़ते हैं कि कई लोग जो वहाँ पे रहते थे लंबे समय से, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। आपने कई लोगों की कहानियाँ भी इसमें बताई है, जो सपना, मधुकर हो या दूसरे और भी लोग हैं। कोई एक कहानी जिसके ज़रिए आप हमारे सुनने वालों को बता सकें कि ये आपने हेडलाइन क्यों दिया कि क्या राम ने कहा था कि गरीबों को भगा दो? इसमें दो पहलू हैं। एक तो अयोध्या क्योंकि अब एक रिलीजियस टूरिज़्म का सेंटर बनेगा। मैं राम मंदिर भी गया था देखने, तो उसके 2 फ्लोर बन गए हैं, जनवरी तक शायद तीसरा भी बन जाए। अभी एक शाम को जिस दिन मैं गया था, कम से हज़ारों लोग आए थे रामलला विराजमान के दर्शन के लिए। लेकिन अगर जब जनवरी में मंदिर खुलेगा, जब वहाँ पे थोड़ा इलेक्शन के पहले नेता लोग जाएंगे, चैनल्स पहुँचेंगे और पब्लिसिटी होगी, तो मतलब पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज को इनवाइट किया गया है, दलाई लामा, और आम लोग भी आएंगे ही। तो उसके लिए आपको याद होगा शहर की जैसे सड़कें थीं, उसमें वो शहर उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो काफ़ी चीज़ें चौड़ी करनी थी। मैं जब गया था तो मेन जो शहर है वो तो, मेन जो रोड है वो तो बन के वहाँ उसका काम हो गया है। शहर के पीछे एक रोड है जो सरयू से सटते हुए जाता है, जिसको पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है। तो जो पंचकोसी, एक साल में एक बार जो लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, वो 5 कोस अयोध्या के आसपास चलते हैं। जी। एक 14 कोसी परिक्रमा भी है। तो वो घर अभी इसी साल टूटना शुरू हुए हैं वहाँ पे। तो एक कहानी आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम था रामकिशोर। वो राजभर समुदाय के परिवार से हैं। उनका एक छोटा सा बगीचा था जो उन्हें 1980 में उनके परिवार में आया था। उस पे वो बचपन से काम कर रहे थे। जब वो 25 साल के थे, उन्होंने बताया कि उसी ज़मीन पे उन्होंने काफ़ी अपने हाथों से पेड़ लगाए थे, जो अब काफ़ी बड़े आलीशान पेड़ बन गए हैं, अभी भी हैं वहाँ पे। और उसी ज़मीन पे वो फूल उगाते थे और वही फूल बेच के
परिवार का एक तरह से गुजारा होता था। जी। इस लैंड का जो यूज़ है वो एक तरह से फैमिली का मेन लाइवलीहुड है, क्योंकि अगर आप अयोध्या में जाएंगे और पूछेंगे कि आपके घर में नौजवान लड़के हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो लोगों का जवाब होता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास नौकरी नहीं है। तो मैं 3 दिन अयोध्या में था, एक नौजवान व्यक्ति से मिला हूँ जिसके पास नौकरी थी, वो भी लुधियाना में, यूपी में नहीं। तो ये एक ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। अगस्त में वहाँ पे एक दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, उन्होंने बोला कल हम यहाँ पे बुलडोज़र भेजेंगे, तुमको जो हटाना है हटा लो, नहीं तो हम खुद हटा देंगे। और हटाने का मतलब जो इन्होंने बगीचा फूलों का वहाँ पे सजाया था, और उनका कहना है कि जो एडीएम वहाँ पे आए थे उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको अब काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद इनको साइड में एक दुकान भी दे देना तुम, अपने उन जूनियर्स को बोला। अगले दिन आए, वैसा ही हुआ। उस सुबह राम जी ने अपने बगीचे से थोड़ी चांदनी तोड़ी थी, शाम को आए जेसीबी लेके और पूरा जो बगीचा था उसको उजाड़ दिया जी। और अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे एक अहमदाबाद की कंपनी ने एकदम लग्जरियस टेंट सिटी बनाया है, एक रात का रहने के लिए 11,000 किराया है उसमें। अच्छा। और उस ज़मीन को लेने के बाद कुछ कंपनसेशन नहीं मिला राजभर परिवार को, उनका काफ़ी बुरा हाल था। उन्होंने मुझे बोला कि उनकी जो सेविंग्स हैं पूरी ज़िंदगी की वो 2 महीने ही चलेंगी। तो और आपको याद होगा अयोध्या में काफ़ी ज़मीन सरकारी ज़मीन है, जो कहते हैं नज़ुल की ज़मीन है। तो ये जो पंचकोसी परिक्रमा है, इसके दोनों तरफ जो भी ज़मीन है किलोमीटरों तक, वो सब अगर आप रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो वो नज़ुल की ज़मीन है। और ऐसा तो है नहीं कि आप सरकार ने बोला कि नज़ुल की ज़मीन है, फिर आप कोर्ट गए, आपने कोर्ट में उसको चैलेंज किया और फिर रिज़ल्ट आया। एक दिन सरकार ने बोला कि हम आएंगे और वो कल आके कब्जा कर लेते हैं। तो अब वो परिवार जो है, उसका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिससे उनका घर का रोटी पानी कपड़ा आता था, वो अब छिन गया है। और ये सिर्फ उनकी कहानी है और उनको कुछ उसके लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। तो इनकी जो ज़मीन थी वो नज़ुल की थी सरकार के मुताबिक? जी, सरकार के मुताबिक। तो अब ये कहाँ रह रहे हैं? इनका घर वर बचा है या घर भी उसी उस ज़मीन के बस आप कह सकते हैं 20-30 मीटर उस पार। लेकिन वहाँ लोग का क्योंकि ये जो एरिया है ये राम मंदिर के बिल्कुल पीछे है, तो अगर आप राम किशोर जी के घर में बैठेंगे, उनके आंगन में बैठेंगे, ऊपर देखेंगे तो राम मंदिर आपको दिखता है, क्योंकि वो बस 100 मीटर दूर है वहाँ से। तो अब लेकिन लोगों में वहाँ डर है, और कुछ लोग तो ये इस बात से मतलब अपने आप को रिकंसाइल भी कर चुके हैं कि जब अब शुरू हो ही चुका है पूरा चौड़ीकरण पूरे शहर का, तो ये जो घर की ज़मीन है आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में ये भी चली जाएगी। लेकिन आप ही की स्टोरी में मनीराम यादव है जिनका घर तोड़ दिया गया, बाकी लोगों को तो अभी लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है टूटे। मनीराम की क्या कहानी है? उनकी फैमिली के बाकी लोगों को भी अब किराए के मकान में रह रहे हैं वो लोग। इनकी भी ज़मीन नज़ुल की थी या इनकी अपनी थी? इनकी ज़मीन भी इनको बोला गया कि नज़ुल की थी। और ये भी कहते हैं कि हमारी ज़मीन नज़ुल की थी, लेकिन ये ऐसे परिवार हैं जो अपने बाप दादा के ज़माने से मतलब कम से कम 100 साल से उसी ज़मीन पे रह रहे हैं, उसी ज़मीन पे उगा रहे हैं, उससे ही उनका छोटी झोपड़ियाँ थी जो अब घर बन गए थे उस पर। और जो यादव परिवार है, 8 यादव परिवार हैं, इनकी ज़मीन डेवलपमेंट में नहीं ली गई है सरकार, इनकी ज़मीन राम मंदिर के लिए ली गई है। अच्छा। और क्योंकि ये ज़मीन नज़ुल की थी, फिर से यही मामला हुआ कि एक दोपहर 3 बजे बुलडोज़र आया, उसके साथ पुलिस फोर्स आई, घर गिराए गए और इसमें से काफ़ी घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने। वही मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि इस तस्वीर को हम लोग इस्तेमाल करें। आयुष के लिए हुई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शहरी वाला बोर्ड लगा हुआ है और पीछे बैठे हुए हैं, तो सरकार ने जब उस पर घर बनाने की इजाज़त दी थी तो सरकार मानती होगी कि उनको ज़मीन दिया जाए। तो फिर कितने घर टूटे हैं ऐसे प्रधानमंत्री शहरी आवास वाले? 3 परिवार मैं जानता हूँ, 4 परिवार। 4 परिवार जी। तो अब ये लोग किराए के मकान में रह रहे हैं? तो हाँ, किसी ने शहर के किसी कोने में एक झोपड़ी बनाई है, कोई दोस्त के यहाँ रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। आयुष, ये तो नज़ुल वाले लोग रहे जिनकी ज़मीन सरकार की थी और सरकार इस समय ले रही है, हालांकि वो अपने पुश्तैनी रूप से वहीं पे रह रहे थे, वहाँ पे सरकार घर भी दी थी। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हमने पहले कुछ वीडियो देखे थे अयोध्या के, लोग रो रहे थे मेरा घर मत तोड़ो, तो जिनकी अपनी ज़मीन पर घर थी, क्या उनको सरकार ने मुआवजा दिया है? क्या वो मुआवजा उतना है कि कहीं और जाके लोग घर बना सके? कोई ऐसी जानकारी?
मैं ऐसे किसी परिवार से नहीं मिला जिसने अपनी ज़मीन पे घर बनाया था। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि अयोध्या में कम से कम 75-80% जो ज़मीन है वो नजूल की ज़मीन है। बाकी ज़मीन या तो कोई महंत की है या किसी मंदिर की है, कुछ मस्जिद भी है वहाँ पे। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जहाँ पे उसकी खुद की ज़मीन हो और उस पर उसने घर बनाया हो। लेकिन उन लोगों को मुआवजा ज़रूर मिला है जिनका घर भले ही नजूल की ज़मीन पे बना था, लेकिन उसको तोड़ा गया है या घर का एक हिस्सा टूटा गया है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आपका जैसे एक 400 स्क्वायर फीट का मैंने घर तोड़ा, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट में, तो मैं क्या आपको हर स्क्वायर फीट का क्या रेट दूंगा? तो किसी परिवार का 500 स्क्वायर फीट में किसी को 3 लाख मिला है, किसी को 300 स्क्वायर फीट में 7 लाख मिला है। तो ये समझ नहीं आता कि इसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ है इस पॉलिसी में, जो कॉम्पनसेशन जिससे हो रहा है, कोई पैमाना ही नहीं है। और जब लोग पड़ोसी हैं एक साथ और एक ही पड़ोस में लोगों को पता हो कि यहाँ पे इसको इतना मिला, यहाँ उसको मिला, तो वो मतलब उसी लोकेलिटी में इतना उसकी वजह से नाखुशी है कि उससे उतना ज़्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला। तो आप समझिए। याद है हम लोग पिछले बार जब अयोध्या में थे तो जो हमारे कैब ड्राइवर थे वो उस क्षेत्र से आते थे जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। तभी उन्होंने हमें बताया था कि हमें मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं भी मिल रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम में हम देखते हैं कि या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अखबारों में भी रोज़ अयोध्या की खबरें छप रही है। इंस्टाग्राम पे पूरे दिवाली के आसपास चला कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाना है, उस पर काफ़ी लोग रील बना रहे थे, एकदम खुशी का माहौल है। और अगले महीने जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब भी लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का घर टूट रहा है, क्या वो संतुष्ट हैं या उनमें भी नाराज़गी है कि हमारा घर टूट गया, भगवान का घर बना लेकिन उनका घर टूट गया? क्या नाराज़गी भी है? जी, मतलब इस बात की खुशी है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि आप उस खुशी का क्या करेंगे जब आपका खुद का घर चला जाए। और ये भी पैतृक ज़मीन है, ज़्यादातर मामलों में लोग सदियों से रह रहे हैं इन ज़मीनों पे। तो वो एक तरह से वो जो खुशी आती है मंदिर के बनने से, उसको एकदम फीका कर देती है। तो इस बात की काफ़ी लोगों में नाखुशी है। जबकि मैंने कुछ पत्रकारों से बात की, वो कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है एक तरह से। आने वाले समय में जब टूरिज़्म बढ़ेगा और लोग बाहर से आएंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फिर लोग जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स में खुश हो जाएंगे, क्योंकि आखिरकार ज़मीन भी किस ले गई है, मंदिर के लिए गई है। लेकिन मतलब ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, और अगर अभी लोग नाखुश हैं तो उसको डिसमिस भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता अगर आप हो तो नजूल की ज़मीन बेच सकते हैं। जी, आपको याद ही है। हाँ, और सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है? 22 तारीख अगले महीने ही है उद्घाटन। मुझे एक डाउट है कि 22 जनवरी से पहले ये सब कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जगह काफ़ी काम चल रहा है। और मैं जब वहाँ था तभी मैं राम मंदिर को ही देख के सोच रहा था कि ये 1 महीने में बन पाएगा कि नहीं। और फिर परसों चंपत राय जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने बोला कि लोगों को बोला कि आप जहाँ पे हैं आपको अयोध्या आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे अपने लोकल मंदिर में जाएं, पूजा करें, अभी मंदिर को बनने में 1-2 साल और लगेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा इतनी जल्दबाजी में काम क्यों हो रहा है, अगर ट्रस्ट ने ये बोल ही दिया है कि मंदिर शायद वक्त पे ना बने। मतलब ये समय लेके होता, शायद लोगों को जो लोगों में आज गुस्सा है वो थोड़ा कम होता, अगर आपकी पॉलिसी थोड़ा आप अच्छे से नेगोशिएटेड बात करके सबको बिठा के एक साथ करते तो समय ही लगता, लेकिन कम से कम लोगों में इतनी एक तरह से जो गम है वो तो नहीं होता। तो मुझे लगा तब तक तो 2024 का इलेक्शन निकल जाएगा। हाँ, मतलब करने में अगर राम मंदिर से आप एग्जिट करेंगे तो सिर्फ 2 फोटो लगी हैं एग्जिट पे, एक मोदी जी की और एक योगी जी की। तो उसकी पॉलिटिकल एंगल बहुत ऑब्वियस। हाँ, और समय भी अप्रैल मई में चुनाव है तो जनवरी के आखिरी में होगा, तो एक पूरे लोगों के याद में भी रहेगा और उसका प्रचार भी उसी तरीके से किया जाएगा। आज एक खबर आई है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी शायद नहीं जा रहे हैं। उनको ट्रस्ट ने बोला है कि कृपया करके आप ना आए। कहाँ है? आपकी उम्र की वजह से, क्योंकि आप इतने वो हो गए हैं, यहाँ पे ठंड रहेगी, तबीयत खराब है और आपके घुटने बदले गए हैं, जबकि दिक्कत हो सकती है चलने में। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी कल ही गए हैं, वो भी 92 साल के ही हैं। अच्छा।
तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया, जबकि आज कंट्रोवर्सी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने फिर से बोला है कि हमने हाँ उनको निमंत्रण भेजा है, वो कोशिश करेंगे कि आएंगे। मतलब आप क्यों बोल रहे हैं वो कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे? जी जी। तो उसमें आई थिंक उसकी पॉलिटिक्स भी अपनी खुद की है। और आप देखिए कि ये लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जो पूरा एक यात्रा शुरू किए थे। उसके बाद देश में बहुत कुछ हुआ, राइट्स हुए और या 90-91 से यात्रा चली और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बन रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि जनवरी महीने में उसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे आयुष का कहना है कि मंदिर बनने में भी समय लगेगा लेकिन उद्घाटन हो जाएगा। अब हम अवधेश के पास लौटते हैं। आपकी खबर है, मैं हिंदी में उसका हेडलाइन पढ़ रहा हूँ कि अडानी के आने और रवीश कुमार के जाने के बाद एनडीटीवी के दर्शकों की संख्या में 70% की गिरावट। 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मतलब 100 रुपये में 70 रुपये गए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आंकड़े क्या है? क्या है कि एक बड़े तबके ने, मतलब हम ऑब्जर्व तो कर ही रहे थे चीज़ें कि अभी कुछ इनके स्पेशल एपिसोड भी आए थे, एनडीटीवी ने बनाए थे, तो मतलब हमारी भी इच्छा हुई देखने की उनको, कि देखा जाए असल में है क्या। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने हाँ, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तो जब मैं देख रहा था यूट्यूब, तो उनके व्यूज़ ऐसे किसी का 1000, 2000, 1500, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी 8-9 एपिसोड हैं उनमें 1 या 2 ने 2 अंकों का आंकड़ा पार किया है, वरना उसके नीचे ही है। अच्छा। हाँ, तो मैं कह रही कितना अजीब आंकड़ा है, इतनी मेहनत की है, कितने दिन से इन सबका प्रचार चल रहा था टीवी पर मोदी के काम को लेकर। तो फिर मेरे दिमाग में यहाँ से आइडिया आया, तो मैंने ऐसे विजिट किया तो देखा कि पूरा यूट्यूब चैनल का ही इनका यही हाल है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं वो कम है। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि मैं देखूं कि ये परिवर्तन हुआ क्यों, क्या इससे पहले जो जब अडानी के टेक ओवर से पहले का और अभी का जो व्यूज़ है मैं उसको थोड़ा आकलन करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने वहाँ के कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी जानकारियाँ दी कि हाँ व्यूज़ में बहुत जो है बदलाव आया है और अडानी के टेक ओवर से पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी कहा जा रहा है कि मतलब थोड़ा सा हमको व्यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अगर आंकड़ा बता दूं तो मैंने 8 महीने पहले के अडानी के टेक ओवर से और 8 महीने के बाद के, यानी आप कह सकते हैं कि अडानी के आने और रवीश कुमार के जाने के बाद के जो व्यूज़ हैं वो मैंने इकट्ठा किए। ये टीवी के हैं या ऑनलाइन? नहीं, ये डिजिटल है पूरा, यूट्यूब और वेबसाइट। हाँ, तो ये यूट्यूब के हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे इनका अप्रैल 2022 में 144 मिलियन था, फिर ठीक उसके 8 महीने बाद अब आप सोचिए दिसंबर 2022 में इनका 45 मिलियन हो गया। अच्छा, कि कितना गिर गया। क्योंकि दिसंबर में जो है ये इधर आ गया था रवीश और ये सब दिसंबर महीने में, ये भी 1 साल हुए उनके अपने संस्थान, ये सब छोड़ चुके थे और तब से वो पूरा जो क्राइसिस था वो चल रहा था आने जाने का और छोड़ने का। तो ऐसे ही मई 2022 में 126 मिलियन थे, तो जनवरी 2023 में 42 मिलियन थे, जून में 185 मिलियन, जुलाई में 133 मिलियन, अगस्त में 156 मिलियन, सितंबर में 110 मिलियन और अक्टूबर में 90 मिलियन और नवंबर में 98 मिलियन। और दिसंबर आते ही 45 मिलियन, अब आप सीधा आधा हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही था, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर यही वाला समय था जब रवीश के छोड़ने की चर्चाएं चल रही थी, अडानी के आने का वो हो गया था और अफरा तफरी का एक माहौल था एनडीटीवी में। तभी से कैसे तेजी से व्यूज़ गिरा है। अब देखिए उसके अडानी के खरीदने के बाद का देखिए आप। अब दिसंबर 2022 में 45 मिलियन है, फिर जनवरी 2023 में 42 मिलियन है, फरवरी में 43 मिलियन, मार्च में 55 मिलियन, अप्रैल में 67 मिलियन, मई में 53 मिलियन, जून में 45 मिलियन और जुलाई में 42 मिलियन। यानी आप देखिए कि मतलब इनको 50 पार करने में भी कितनी मुश्किलें पैदा हुई हैं, और जबकि वहाँ 100 मिलियन से ऊपर जा रहा था। तो एकदम आधे से भी ज़्यादा इनका जो व्यूज़ है वो कम हो गया। और एक दौर था कि एनडीटीवी डिजिटल में काफ़ी आगे चल रहा था। हाँ, इनकम मतलब कहा जाता था कि टीवी से कम इनकम होता है, डिजिटल से ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है, जैसे एनडीटीवी के जो हिंदी की बात करें तो रवीश कुमार चले गए, हाँ। अभी हाल ही में संकेत, सौरभ, वहाँ मुंबई के जो उनके ब्यूरो थे सोहित मिश्रा, ये तमाम लोग गए हैं। खुद रवीश के यहाँ 7 मिलियन के करीब उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, सोहित के लगभग 3 लाख के करीब है, 3-4 लाख। तो ये लोग क्या पाठक लेके जो दर्शक थे वो अपने दर्शक लेकर चले गए या क्या है, या एनडीटीवी का दर्शक जो इनके प्रति डेडिकेटेड था वो शिफ्ट हो गया, ऐसा कुछ? देखिए, जब मैं बात कर रहा था उनके कर्मचारियों से कि इतना बदलाव क्यों हुआ,
तो हमको भी पता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें तो देखिए जैसे रवीश कुमार है, निधि राजदान है, श्रीनिवासन है, सुनील सैनी है, सारा जैकब समेत कितने बड़े चेहरे इनके चले गए यहाँ से छोड़ के। उसके बाद जब मैं उनसे बात कर रहा था कि भाई ये इतनी तब्दीली क्यों हुई है, तो वो बता रहे थे कि मतलब शाम के समय में जिनका प्राइम टाइम शो होता था उस समय इनके पास 4-4, 5-5, 6-6 एंकर हुआ करते थे, और अभी सब रीजनल चैनल के एंकर लेके आए हैं चैनल में। उनकी ना तो कोई खास पहचान है और ना ही वो किसी इतने बड़े चैनल से आए हैं, वो कोई स्टार एंकर हैं। तो वहाँ जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ भी जो असामंजस्य होता है उसमें बैठाने में भी उनको दिक्कत आ रही है, जो पुराने कर्मचारी हैं अभी भी, चाहे वो डिजिटल के हों या टीवी के हों। तो उनका कहना है कि मतलब जितने भी इनके फेस थे, स्टार एंकर थे, वो मैक्सिमम छोड़ के चले गए। जहाँ इनके पास 6-6, 7-7 एंकर होते थे प्राइम टाइम के, उनके पास वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जो अभी नए एंकर आए हैं उनके या तो नए हैं या फिर वो किसी ना किसी रीजनल चैनल से आए हैं। तो एक ये बड़ी वजह है कि लोग इनको देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम टीवी के लोग ही हमेशा जब बात करते हैं, अक्सर हमारी बात होती है कि यार इतना व्यूज़ क्यों गिर रहा है, या आपस में जब उनका डिस्कशन होता है तो यही कहते हैं कि अब इसको संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम इनके साथ हम नहीं देख पा रहे हैं इनको, हम तो ऑफिस के लोग हैं, हमारा चैनल है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो मतलब बाहर के लोगों में भी एक ये मैसेज गया है कि रवीश कुमार और ये सब लोग चले गए हैं उसमें, और उसके जो पूरे प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम है, जिस तरह की पहले रिपोर्टिंग होती है, वो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अगर G20 में कहाँ पे कितने गमले लग रहे हैं देखना हो तो लोग दूसरे चैनल पे जाएंगे, एनडीटीवी पे क्यों आएंगे? एनडीटीवी पे लोग क्रिटिकल स्टोरी ज़्यादा देखना पसंद करते थे। और दूसरा, आपने सही कहा कि जो ये चेहरे थे, ये पुराने चेहरे थे, ये 25 साल से 20 साल से भरोसा थे। ये जो डेटा है, आपने ये डेटा कहाँ से लिया? क्योंकि ये डेटा भी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ से मैंने डेटा लिया। और ये काफ़ी जो है, जो यूट्यूब है उसका वीकली और मंथली डेटा जारी करता है, और बहुत ही सही डेटा है इनका। मतलब काफ़ी लोग इसको शेयर करते हैं और इस डेटा का हवाला देते हैं। ये 9 ईयर वाला जब आयुष आया था प्रधानमंत्री का, जब 9 साल पूरे हुए थे पिछले इसी साल मई जून में, तो हम भी देख रहे थे कि एनडीटीवी लगातार, और काफ़ी प्रोडक्शन पे काफ़ी खर्चा हुआ था उसके, जो सीरीज बने थे 9 ईयर पे, उसमें भारत के बाहर से भी डिप्लोमेट थे, भारत के भी जो बड़े जानकार हैं दुनिया भर के, उन लोगों का इंटरव्यू था, अच्छी क्वालिटी में शूट हुआ था। पर 4000, 3000, 6000 उसके व्यूअरशिप ऐसा था। तो जब व्यूअरशिप डाउन होता है तो इनकम भी डाउन होता है, क्योंकि एनडीटीवी को लंबे समय तक एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। तमाम पार्टियां, तमाम सरकारें दे रही है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसका क्या एम्प्लॉय के अप्रेजल पे या उनके जॉब सिक्योरिटी पे भी सवाल कुछ है, या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी लोगों से बात हो रही है, अभी उन पे इस तरह का कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट भी जानता है कि चीज़ें बदली हैं और इनको सिस्टम पे आने पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, पटरी पे आने पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जितने बड़े एंकर थे वो सब चले गए हैं, अब नए लोग आए हैं, तो इसलिए उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। उनसे कहा ज़रूर जा रहा है कि अब जो है वीडियो पे थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा डिजिटल जो वेबसाइट है उसको भी लोग कम पढ़ने आ रहे हैं, लगातार जो व्यूज़ है उसमें गिरावट आ रही है, उनसे कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन प्रेशर किसी तरीके का उन पर अभी नहीं है। 2-3 मशीनें भी वहाँ आई हैं अभी कि रिपोर्टर वीडियो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके लिए अलग से यूट्यूब के लिए भी कंटेंट बनाएगा, मुझे जो जानकारी मिली वहाँ से। अच्छा, हमारे जैसे लोग थे, मैं खुद था, मैं अगर टीवी तो नहीं देख पाता ज़्यादा, तो मैं शाम को प्राइम टाइम देखने के लिए मैं खुद यूट्यूब पे जाके रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखता था। कई बार ऐसा होता था कि समय नहीं मिला 9 बजे, तो रात को 11-12 बजे जग के, मतलब जगह हैं तो आराम से देख लिए कि कुछ नया आया, कुछ ताज़ा या। लेकिन अब मैं भी, मुझे आखिरी बार याद नहीं कि मैंने एनडीटीवी की कौन सी स्टोरी देखी है, मुझे नहीं याद है। सबकी यही लगभग 6-8 महीने हो गए, मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी स्टोरी देखी है। तो ये हालत है, और मुझे लगता है जो पहचान वाले चेहरे चले गए उसके ये सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ी वजह है। लोग रवीश के लिए देखने आते थे, शाम का जो प्राइम टाइम का होता था रवीश को देखते थे। अब देखते ना, रवीश ने कुछ भी अगर शो करते थे तो लोग उसको सोशल मीडिया पर लिखते थे। अब मुझे बताइए कौन से शो के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि ये मुद्दा उठाया या इस पर बात हुई? मेन वजह यही है कि जो कंटेंट एनडीटीवी में जो कंटेंट का बदलाव हो रहा है वो ऑलरेडी कई चैनलों पे चलता है। G20 के दौरान हमने देखा कि एनडीटीवी के रिपोर्टर ये बता रहे थे कि एयरपोर्ट से भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में, उस रास्ते में कहाँ पे कितने पेड़ लगे हैं, कौन से पेड़ हैं, किसने लगाया है। तो इस तरीके की जब खबरें होंगी तो
वो कहीं और लोग देख लेंगे ना। ये तो सब चैनलों पे चल ही रहा है, तो पीआर है गवर्नमेंट का। हाँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसकी उपलब्धि बताना है तो सारे चैनल कर ही रहे हैं, तो क्यों ही एनडीटीवी को इस तरह देखेगा। पहले लोग कहते थे कि बजट आ रहा है, अगर बजट की तारीफ देखनी है, बजट में अच्छा देखना है तो जी न्यूज़ देखें, बजट में क्या कमियां है वो देखना है तो एनडीटीवी देखें। ये ट्रेंड करता था जब बजट आता था। तो पहले लोग मजाक करते थे कि जब मोदी सरकार की किसी नीति का काफ़ी आलोचना हो रही होती है तो एनडीटीवी का शेयर हमेशा बढ़ता है, और किसी हद तक वो सही भी था, लेकिन अब शायद शेयर भी ना बढ़े। और आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? और हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो व्यूवरशिप गिरी है, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कहीं ये एल्गोरिदम वाला कोई मामला तो नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है या एनडीटीवी के साथ हो रहा है। मैंने उनके संपादकों से संपर्क करने की कोशिश की, उनको मेल भी किया, काफ़ी इंतज़ार किया कि उनका कोई जवाब आए इस बारे में, तो उनका कोई जवाब तो नहीं आया। तो ये रही अवधेश और आयुष की रिपोर्ट। आज हम मंगलवार को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज भी कई सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सोमवार को 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। इस सेशन में 13 तारीख के बाद से और अब तक, जब हम ये शाम के 6 बज रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा अप डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है, डाउन नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है, तो 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। आयुष, कल मैं इस पे मनोज झा से बात किया और एक और कौशलेंद्र कुमार हैं, बिहार के हैं। वो लोग एक चिंता जाहिर कर रहे थे। मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि इतने सारे संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है और इसी बीच कई इम्पोर्टेंट्स बिल को पास किया जा रहा है। क्या ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा कि उन विरोध ही नहीं होगा, काफ़ी बड़े बड़े बिल पास हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पिछले मॉनसून सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल पास हुए थे, उस समय ऐसा कुछ सस्पेंशन नहीं हुआ था और बिल पास हो गए थे, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और काफ़ी अलग बिल्स। मुझे लगता है कि ये जो 13 दिसंबर को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो एक तरह से इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट बना है सरकार के लिए, और उसको स्पिन करना भी अभी मुश्किल है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कोई कन्वीनियंट वो लूप होल्स हैं नहीं। मतलब कोई जिन लोगों ने पार्लियामेंट को ब्रीच किया है, जो 5-6 अक्यूज है, उनमें से कोई मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल नैरेटिव में उसको आप कहाँ फिट करेंगे? वो सब मतलब हिंदू हैं, उसमें दलित भी हैं, अपर कास्ट भी हैं, सब हैं, और ऊपर से वो उनकी मांगे हैं बेरोजगारी की, भूखमरी की, एजुकेशन की, मणिपुर की। और अगर आई थिंक ऑपोजिशन उस मामले को उठाएगा, एक तो आपकी सिक्योरिटी इतनी बुरी क्यों थी और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन इश्यूज पे, तो वो आई थिंक ऐसा सेंसिटिव टाइम जब सारी चीज़ें अब 2024 को देख के हो रही हैं, हर छोटी सी छोटी चीज़, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी, भारत सरकार की मशीनरी वो सोच के कर रही है कि 2024 पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस समय पे ऐसा इवेंट होना और अपोजिशन को इस पे बातें करना, वो भी आई थिंक इस नए पार्लियामेंट में ये पहला सेशन है, नहीं दूसरा पहले में रमेश बिधूड़ी कांड हुआ, दूसरा सेशन है। तो ये भी मतलब उसका एकदम ग्लोरियस इनॉग्रेशन ईयर में ये सब हो रहा है। आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे ऑपोजिशन सेंटर को पिन कर सकता है, लेकिन उसको सस्पेंड आई थिंक कर देंगे तो वो क्रिटिसिज्म्स को, उस विषय पे बात ही नहीं हो रही कि कैसे वो जो युवक थे वो अंदर गए, जिनके पास पर गए वो बीजेपी के सांसद हैं। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि उनसे कोई पूछताछ हुई है, आपने कैसे उनको पास दिया, क्या वजह रही। लेकिन मुझे लगता है वही मुद्दा डाइवर्ट करने का पूरा मसला है। जी, आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो आया जिसमें वो कहा जा रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं पार्लियामेंट के स्टेप्स के बाहर, और राहुल गांधी भी खड़े हैं। और मैं देखा चैनल्स ने उस मिमिक्री को लेके, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि ये काफ़ी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको चलाया जा रहा है ये बोल के कि शेम मतलब शेमफुल ट्रेंड कर रहा था आज ट्विटर पे। तो शेमफुल ये है कि कोई मिमिक कर रहा है, कोई किसी को एलिजिडली मिमिक कर रहा है, या एक मतलब नियरली 1/4 ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड in the parliament because 141 MPs are suspended. तो कितने लोग हुए? वो कम से कम 30-40 करोड़ लोग नॉट अभी रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं जी भारत के पार्लियामेंट में, क्योंकि उनके सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाहर हैं। तो वो प्रायोरिटीज़ का मामला है, और हम न्यूज़ लॉन्ड्री है तो हमें मीडिया के बारे में कितना ही हम बोल सकते हैं, वो तो मीडिया है।
तो यही है, मतलब मीडिया का तो क्या है, कल पूरे दिन ये सब चल रहा था, टीवी पे दाऊद चल रहा था, दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई, उनको जहर दे दिया गया। तो आप इसलिए तो कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आयुष जहाँ काम कर रहे हैं स्क्रॉल, वो भी इंडिपेंडेंट मीडिया है, आप उनके तमाम रिपोर्ट्स को पढ़िए, काफ़ी लॉन्ग फॉर्म डिटेल रिपोर्ट्स होती है। सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो चीज़ें जो दबाई जा रही है, जो छुपाई जा रही है, जिस पे पर्दादारी हो रही है, वो आपके सामने आए। इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। डेटा छुपाया जा रहा है, जानकारियाँ नहीं दी जा रही है, मुद्दे को घुमा दिया जा रहा है, ताकि आप और जो लोग सवाल पूछने के लिए जिनको जनता ने पार्लियामेंट में भेजा है उनको ही नहीं बोलने दिया जा रहा, तो आम आदमी अपने बारे में सोच सकता है। तो जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आए, इसके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री और जो दूसरे तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट, उनको सब्सक्राइब करिए। अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं, और आखिरी चरण में हम जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनसे जो रिकमेंडेशन है वो लेते हैं। आयुष? मेरा रिकमेंडेशन है, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, अगले 4 हफ्ते तक सिर्फ अयोध्या की बात होगी। हर प्लेटफॉर्म पे आप भी शायद जाएंगे, या न्यूज़ लॉन्ड्री से कोई जाएगा, या मैं भी जाऊं वापस। एक बहुत अच्छी किताब है, मतलब अभी सारा रिपोर्टिंग बहुत शॉर्ट टर्म रिपोर्टिंग है, एक दो महीने 1-2 हफ्ते में हुआ उस पर रिपोर्टिंग है। अगर आपको एक लंबे चौड़े पीरियड का अयोध्या का हिस्ट्री देखना है तो एक किताब है द अयोध्या द डार्क नाइट, धीरेन्द्र और कृष्णा झा की। वो आई थी अब से 10 साल पहले, और वो उस रात की कहानी है जिस रात बाबरी मस्जिद के अंदर वो रामलला की मूर्ति को कुछ लोगों ने रखा था। ये लोग कौन थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र क्या था, उसमें किसने किसने हिस्सा लिया, उस समय की कांग्रेस सरकार के लोग इन्वॉल्व थे। तो उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, जो हम महंत धर्मदास जिनसे हम मिलते हैं अयोध्या में, उनके ही गुरु ने उस मूर्ति को रखा था बाबरी मस्जिद में। तो वो किताब 180 पेज में मतलब रिपोर्टेड किताब है, उसमें रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च भी है और रिपोर्टिंग भी है। तो काफ़ी अच्छा एक सेंस ऑफ हिस्ट्री मिलेगा कि आज जो होएगा 1-2 महीने से वो कितनी पुरानी कहानी है और वो कहाँ से शुरू हुई। जी, अवधेश जी आपका? कैलाश मांजू विश्नोई की किताब है कलेक्टर साहिबा। अच्छा। तो बीते दिनों में वही किताब पढ़ रहा था, तो स्टार्टिंग में लगा कि ये मतलब ये रियलिटी है, जो उनकी कहानी शुरू होती है वो दिल्ली में आके पढ़ते हैं, लेकिन वो फिक्सन है, बहुत शानदार है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने के बाद मोटिवेशन भी मिलता है आपको। किताबें पढ़ने के साथ साथ मतलब कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे लगता है कि यार चलो अच्छा है, तो अच्छी किताब। आप क्यों पढ़ रहे थे? नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि बहुत समय से वो सोशल मीडिया पे कई बार उसके बारे में लेख लिखे जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये किताब के बारे में कई बार देख लिया, तो एक दिन मैंने ऑर्डर कर लिया उसको, फिर मैंने पढ़ डाली। एक आजकल नया चीज़ आया हुआ है कि जितने लोग परेशान नहीं है उससे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील पे जाइए, वहाँ भी मोटिवेशन। तो मुझे वो याद आ जाता है, एक महारानी फिल्म का सीन है, थोड़ा उसमें गाली भी है कि सच के आगे जीत है, ये है, ऐसे शायद महारानी का है या मनोज वाजपेयी का डायलॉग है कि मोटिवेशनल ज्ञान नहीं चाहिए, बताओ क्या है। मेरा रिकमेंडेशन है, मैंने एक बहुत पुरानी किताब है और मैंने एक दिन में पढ़ी है। बहुत समय बाद कोई किताब इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने एक दिन में ख़त्म कर दिया। तेलगी स्कैम हुआ था 2003 में, वो 2004 या 5 की किताब है, संजय सिंह ने लिखी थी, जिन्होंने खुलासे किए थे कि कैसे तब के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छगन भुजबल हो या तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, इन लोगों की कैसे भूमिका थी। जो तेलगी था, जो स्कैम हुआ था इस पे, स्टाम्प स्कैम, तो उसको वो कैसे चला रहा था और कैसे ये लोग इन्वॉल्व थे। और एक जायसवाल रिपोर्ट आई थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक आदमी आता है, सोर्स, वो उनको कहता है ये रिपोर्ट ले लो, उनको लगता है कि क्या फर्जी रिपोर्ट होगी, मतलब वो सीरियसली नहीं तो फेंक देते हैं। कोई एक दिन उनका दोस्त आता है, वो पढ़ता है, वो पुलिस वाला होता है, वो पढ़ता है उसको, उनको कहता है कि भाई तेरे पास तो इतनी बड़ी चीज़ है, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा। फिर वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं और फिर एक अंधेरी दुनिया का सिलसिला शुरू होता है, कैसे एक स्कैम को लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो आदमी जो कहा जा रहा था वो जेल में है और वो कहीं और बैठ के आराम से जीवन जी के अपना पूरा बिजनेस चला रहा था। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो देख। ये संजय सिंह कौन है? NDTV में हुआ करते थे और फिर न्यूज़ 18 में गए और टाइम्स नाउ में गए थे। और मैंने उनका एक इंस्टाग्राम पे शेयर किया, जब उन्होंने इस्तीफ़ा अपना भेजा, तब टाइम्स नाउ के एडिटर हुआ करते थे अर्णव गोस्वामी।
तो उनकी शायद एक स्टोरी को दबा दी गई, छगन भुजबल वाला या किसी का मसला था, तो उन्होंने लिखा अपने कॉपी में कि मैंने एक प्रोसेस होता है कि आप अपना इस्तीफ़ा एडिटर को भेजते हैं, एडिटर एचआर को फॉलो करता है, भेजता है, फॉरवर्ड करता है, लेकिन मैंने अपना इस्तीफ़ा एचआर को भेजा है, एडिटर को नहीं भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडिटर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म हो गया है। ये 2006-07 की बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, अमेज़ॉन पे है, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। पुरानी किताब है, अपडेट करके अभी आई है, क्योंकि उसी पे एक हंसल मेहता ने एक डॉक्यूमेंट पूरा सीरीज़ बनाई, तो मैं किताब पढ़ने के बाद सीरीज़ देख रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बढ़िया। वैसे हर बढ़िया जर्नलिस्टिक कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि कोई एक दिन कोई आदमी आता है, बोलता है आपके लिए कुछ है। क्योंकि हर्षद मेहता वाले में भी यही हुआ था, वैसे ही शुरू हुई थी। और मेरे को याद है मनु जोसेफ का एक इंटरव्यू था 2009-10 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि राडिया स्कैम में, राडिया टेप्स में भी एक व्यक्ति सुबह सुबह आके उनको एक पेन ड्राइव दे के गया था, और उसके बाद वो स्टोरी निकली। खैर, तो ये इस सप्ताह का पॉडकास्ट रहा RW। क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, हमें लिखिए। तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इन्हें भी बताइए, और इस पॉडकास्ट को और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी सुझाव दीजिए, और क्या जोड़ना चाहिए। साथ ही एक अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री और साथ ही दूसरे जो मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि सच पर पर्दा डाला जा रहा है, और सच को सामने लाना इस दौर में बेहद ज़रूरी है और बेहद मुश्किल भी है। आप दोनों का धन्यवाद। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.